ये पहले होता था। ये वही वाली बात आ जाती है कि अब पाकिस्तान में जिस तरह लाहौर स्टॉक एक्सचेंज है और इसी तरह कराची स्टॉक एक्सचेंज है, तो अगर आपने एक जो शेयर है वो पहले ये होता था कि थोड़ा सा टाइमिंग का फ़र्क होता था। कराची स्टॉक एक्सचेंज पहले अपडेट हो जाती थी और लाहौर स्टॉक एक्सचेंज थोड़ी देर बाद में अपडेट होती थी। तो जो एक शेयर कराची स्टॉक एक्सचेंज पे अगर 10 रुपये का है तो लाहौर स्टॉक एक्सचेंज पे उसकी अपडेशन होते होते थोड़ा सा टाइम लगता था। हो सकता है कि वो 11 रुपये का हो जाए या हो सकता था वो 9 रुपये का हो जाए, लेकिन वो अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम होता था, चंद कुछ टाइम का इसमें फ़र्क होता था। अब ऐसा टाइम नहीं होता। तो कहते हैं अगर कोई बंदा ये जॉबिंग आर्बिट्रेज से फ़ायदा उठा ले, साल के तौर पे उसे पता है कि यार कराची स्टॉक एक्सचेंज अभी अपडेट हो गई है, वहाँ पे शेयर 11 का हो गया है, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अभी तो शेयर 10 रुपये का फिर रहा है, तो फ़ौरन यहाँ पे भी उठा लो। तो वो उसने 1 रुपये का फ़ायदा लेने के लिए अगर कोई पर्सन इस तरह की स्पेकुलेशन कारोबार करता है और पर्सन भी वो जो ये कारोबार करता हो, तो वो भी इसके अंदर फॉल नहीं करेगा। ठीक है, तो बेसिकली स्पेकुलेशन काम जो है, जो कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सारे वाला जो काम है, ये अगर कोई पर्सन अपने बिजनेस से हट के करेगा तो उसको शुमार किया जाएगा ये स्पेकुलेशन बिजनेस है, अनटिल अनलेस ये स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं कहलाता। इसके लिए आईकैप का क्वेश्चन है जो आपको तस्वीर दी है, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 देखें। ये इसको आपको बेहतर अंडरस्टैंड कराएगा जो मैं अभी बात कर रहा हूँ सारी। ये सितंबर 2013 में आईकैप ने इस कॉन्सेप्ट को टेस्ट किया हुआ। मुज्तबा हुसैन इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ कैशू नट प्रोसेसिंग। कैशू नट को प्रोसेस करने में, कैशू नट किसे कहते हैं? काजू। उनकी प्रोसेसिंग के कारोबार के अंदर एंगेज है। और 31 जुलाई 2022 ही एंटर्ड इनटू अ 6 मंथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। मैंने आपको बताया था ना, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, इस तरह के नाम जब आए तो माइंड आपका स्पेकुलेशन की तरफ जाना चाहिए। तो उसने एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया 6 माह का और 31 जुलाई 2022 को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया था कि वो परचेज करेगा रॉ मटेरियल यूज्ड इन हिज बिजनेस टू सेफगार्ड अगेंस्ट लॉसेस ड्यू टू प्राइस फ्लक्चुएशन। और उसने ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया ये किस लिए किया है? अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस की प्राइस फ्लक्चुएशन को बचाने के लिए उसने ये काम किया। और 31 जनवरी 2023 the maturity of the maturity date of the forward contract, he took the delivery of the raw material and settled the contract by making the due payment required under the provisions of the income tax ordinance. Discuss the tax treatment of the transaction of the above transaction. ठीक है, इसके साथ ही इसका जवाब भी नीचे दिया हुआ है। The forward contract entered into by Mujtaba Hussain for the purchase of raw material used in his business in the nature of a hedging contract. He entered into the contract to safeguard against losses due to price fluctuation. Such contracts have specifically been excluded from the definition of speculation business. Consequently, payment to settle the forward contract is an expenditure incurred in the normal course of business and is a deductible एक्सपेंडिचर। ठीक है, वो कहता है वो जो सिर्फ रॉ मटेरियल खरीदने की जो पेमेंट की है वो एज ए डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर की, जी आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं उसको एज ए शुमार किया जाएगा। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट उसने टेस्ट किया था। और नीचे इसने एग्जामिनर ने कमेंट भी बड़े ज़बरदस्त दिए हुए, नीचे अगर आप देखें, मैनी एग्जामिनीज फेल्ड टू रिकॉग्नाइज दैट प्रोवाइडेड कॉन्ट्रैक्ट वाज स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द स्पेकुलेशन बिजनेस। As a result, they base their answers on provisions related to speculation business. ये एग्जामिनर कमेंट्स थे कि ये स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि ये जो चीज़ है ये उसकी डेफिनेशन से एक्सक्लूड करती है। ये कोई, हाँ जी, हाँ, लेकिन इसके अंदर उसने बताया कि उसने पेमेंट दे के डिलीवरी कर दी है।
बेसिकली ये जो फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, ये होता है, इसे कहते हैं हेजिंग इंस्ट्रूमेंट, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। ये हेजिंग इंस्ट्रूमेंट कहलाता है, यानी कि फ्यूचर में प्राइस को लॉक कर दिया जाता है इन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू। तो ये आपका सारा स्पेकुलेशन बिजनेस है और इसकी सारी ट्रीटमेंट है। कौन सी चीज़ इसमें नहीं आती, आईकैप ने वो तक भी टेस्ट की हुई है। ये 4-5 नंबर का आई थिंक सवाल था और इसकी पासिंग परसेंटेज 4 या 5% रही है सारी। इसमें कोई क्वेरी है किसी किस्म की तो बताएं, ताकि ये हम इसको फिर आगे लेके चलें। और कोई क्वेरी है तो बताएं। है उनका 40 हो गया, इसमें हम टेक्स्ट को रिवाइज करेंगे। बाकी तो मेरे ख्याल से आपका ये इनकम फ्रॉम बिजनेस ख़त्म हो गया है। इसकी इंशाल्लाह कुछ प्रैक्टिस वगैरह करेंगे। और इसमें क्या रह गया? हाँ, वो छोटे छोटे पॉइंट्स रह गए, बाकी पूरा टॉपिक्स वगैरह तो कोई नहीं ना रह गया। वो एक 75 वाली करवाई है, वो एडिशनल उसकी इंफॉर्मेशन है, वो मैं करवा दूंगा। पेज नंबर 34 पे आए जरा। हमने टैक्स क्रेडिट्स पढ़े थे। अब ये कुछ चीज़ें हमारी रह गई है, टैक्स क्रेडिट्स में से रह गई है, लॉसेस में से रह गई है, फिर एओपी हमारा रह गया, जो मेरी कोशिश है कि ये इन 2-3 दिनों में हम ख़त्म करें और ताकि फिर नेक्स्ट सेल्स टैक्स की तरफ मूव करें। टैक्स क्रेडिट्स हमने पढ़े थे 3 पढ़े थे अभी। फॉरेन टैक्स क्रेडिट एक पढ़ा हुआ है, डोनेशंस का पढ़ा हुआ है और अप्रूव्ड पेंशन फंड्स का पढ़ा हुआ है। ये आपको एक नया टैक्स क्रेडिट आज पढ़ाने लगा हूँ, टैक्स क्रेडिट फॉर सर्टेन पर्सन्स, कुछ लोगों के ऊपर जो ये एप्लीकेबल है, सेक्शन 65F। इसको ज्यादातर आईकैप ने जो अभी तक पूछा हुआ है ये थ्योरेटिकली पूछा हुआ है, न्यूमेरिकली कम पूछा है, बल्कि पूछा ही नहीं है। इसका जब भी क्वेश्चन आया 4-5 नंबर का, थ्योरेटिकली ही क्वेश्चन आया। इनकम ऑफ द फॉलोइंग पर्सन शैल बी अलाउड एट टैक्स क्रेडिट। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है जो मैं अभी आगे पढ़ने लगा हूं। टैक्स क्रेडिट उन्हें मिलेगा कितना? टू 100% ऑफ द टैक्स पेएबल। जितना टैक्स बनता है सारे का सारा टैक्स क्रेडिट मिलता है, सारे का सारा टैक्स क्रेडिट मिलता है। डोनेशंस के अंदर तो हमने पढ़ा था ना, फॉर्मूला लगता है A/B/C, लोअर का फॉर्मूला लगेगा। अप्रूव्ड पेंशन फंड्स में भी फॉर्मूला लग रहा है, लेकिन इसके अंदर कोई फॉर्मूला नहीं है। जितनी लायबिलिटी बन रही है वो सारी माफ है, 100% टैक्स क्रेडिट। इसे अंडरलाइन करें, allowed a tax credit equal to 100% of the tax payable including minimum tax and final taxes upon fulfillment of certain conditions limitations। और इसके अंदर मिनिमम और फाइनल टैक्स दोनों शामिल है, ठीक है। जो डिविडेंड के ऊपर फाइनल टैक्स है वो भी शामिल है, ठीक है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस है जो नीचे दी गई है। तो कुछ पर्सन्स ऐसे हैं जिनको 100% टैक्स लायबिलिटी माफ है, 100% टैक्स लायबिलिटी माफ है।
कौन है पर्सन जी? पर्सन एंगेज इन कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स इन सिंध सप्लाइंग कोल एक्सक्लूसिवली टू पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स। ऐसे लोग जो कि कोल की कानों में काम करते हैं, ठीक है, जो कि ऐसे कारोबार में एंगेज है, ऐसी जगह एंगेज है जो कि कोल माइनिंग है, और सिर्फ सिंध के अंदर, ये याद रखिए, सिंध के अंदर जो कोल माइनिंग के अंदर काम कर रहे हैं, जिसका कोयला कहाँ जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ। एक्सक्लूसिवली का क्या मतलब होता है? सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, कि वहां से निकलने वाला सारे का सारा कोयला पावर जनरेशन फैसिलिटीज के अंदर, प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज हो रहा। तो ऐसे लोग जो होंगे वो, उनका टैक्स लायबिलिटी 100% माफ है। बी, a startup as defined in a clause 62A of the section 2 for the tax year in which the startup is certified by the Pakistan Software Export Board and for the following 2 years। एक ऐसा स्टार्टअप जो कि सर्टिफाइड किया जाए बाय दी पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड्स की तरफ से, और फॉर द फॉलोइंग 2 years, जिस साल में वो स्टार्टअप हुआ है उस साल में और उससे अगले 2 सालों में उसकी टैक्स लायबिलिटी माफ है। तो 2 चीजें हैं, ऐसे लोग जो कि एंगेज हैं इन अ कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स, और वो कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स कहाँ पे हो रहे हो? सिंध में हो रहे हो, और उनका कोल सिर्फ और सिर्फ कहाँ सप्लाई किया जा रहा हो? पावर जनरेशन में। और ऐसे स्टार्टअप जो कि अप्रूव्ड है पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड की तरफ से, तो जिस साल वो स्टार्टअप हुआ है उस साल की लायबिलिटी माफ है और अगले 2 सालों की लायबिलिटी। अब इन लोगों को तो ये लायबिलिटीज ये तो माफ हुई, लेकिन आगे इससे बात कुछ लिखी है। It may be noted that the above persons were provided exemption for the tax under the second schedule. However, by the virtue of section 65F, they are now entitled to tax credit subject to the following conditions। जब तक ये नीचे दी गई 4 कंडीशंस पूरी नहीं करेंगे उन्हें टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो ये नीचे दी गई 4 कंडीशंस का पूरा करना जरूरी है। क्या बात है? सबसे पहली, एनुअल रिटर्न ऑफ द इनकम हैज फाइल्ड, सालाना इनकम की रिटर्न फाइल करें। टैक्स रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड और कलेक्टेड हैज बीन डिडक्टेड और कलेक्टेड एंड डिपॉजिटेड इन द गवर्नमेंट ट्रेजरी। ये बात हमने पढ़ी थी ना कि जो भी कोई पेमेंट करता है उसके ऊपर उसने विद होल्ड करना है टैक्स। जिस तरह आपको याद हो बिजनेस के केस में हमने पढ़ा था कि रॉ मटेरियल्स खरीदते टाइम उसके ऊपर टैक्स विद होल्ड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि जिस जिस पेमेंट पे टैक्स विद होल्ड करना ज़रूरी था उन्होंने उस पेमेंट पे टैक्स विद होल्ड किया और गवर्नमेंट के खजाने में जमा कराया। मिसाल के तौर पे 100 रुपये की इन्होंने चीज़ खरीदी, उस 100 रुपये की चीज़ के ऊपर परचेजेस की 100 रुपये की, तो इस 100 रुपये की परचेज के ऊपर गवर्नमेंट ने कहा था कि 5% टैक्स विदहेल्ड करना है। तो इन्होंने सप्लायर को पेमेंट कितनी की? 95 रुपये की, और 5 रुपये जो होगा ये किसको जमा कराना है? गवर्नमेंट के खजाने में। तो इस तरह की जितनी भी पेमेंट्स थी वो सारी उन्होंने की और उन पे टैक्स काटा, विदहोल्ड किया, और वो टैक्स कहाँ जमा कराया? गवर्नमेंट के खजाने में। तो पहली कंडीशन ये कि उन्होंने सालाना रिटर्न फाइल करनी हो। दूसरी कंडीशन ये कि उन्होंने जिस जिस पेमेंट पे टैक्स काटना था वो टैक्स काटा और गवर्नमेंट के खजाने में जमा कराया। विदहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट फॉर द रेलेवेंट टैक्स ईयर हैज बीन फाइल्ड वेयर द पर्सन इज अ विदहोल्डिंग एजेंट। ये जो पॉइंट नंबर 2 है ना, इसको मैं थोड़ा सा आपको बताऊं। गवर्नमेंट ने कहा कि आपने जो भी रॉ मटेरियल खरीदना है ना उसके ऊपर आपने 5% टैक्स काटना है। मिसाल दे रहा हूँ, 5 नहीं होता, वैसे ज़्यादा ही होता है। तो उसने क्या किया कि रॉ मटेरियल ख़रीदा 100 रुपये का और उसके ऊपर 5% टैक्स काटा और ये 5 रुपये जमा कराए गवर्नमेंट के खजाने में। गवर्नमेंट ने कहा कि आपके पास जो लोग सैलरी पे काम कर रहे हैं
आपने उनकी सैलरीज देते वक्त टैक्स काटना है। ऐसे ही होता है, ये रूल ही है। हमें जितनी भी सैलरीज वगैरह मिलती है तो एम्प्लॉयर हमेशा टैक्स काट के ही सैलरी देता है। तो उन्होंने सैलरीज दी अपने एम्प्लॉयज़ को, तो मिसाल के तौर पे वो 10,000 रुपये की सैलरीज बनी, उसके ऊपर जो टैक्स बनता था वो 2,000 का बनता था, तो 2,000 उसने क्या किया, टैक्स काट के 8,000 लोगों को दे दिया। ठीक है। इसके अलावा उसने कोई एक्सपेंसेस रिपेयर मेंटेनेंस के किए, तो गवर्नमेंट ने कहा कि जी आपने जो रिपेयर मेंटेनेंस के खर्चे करने हैं उसके ऊपर आपने 10% टैक्स काट के अगलों को पेमेंट करनी है। तो अगर उसने 100 रुपये के रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा किया तो गवर्नमेंट ने कहा था 10% काटना, उसे 10% काटा और 10 रुपये जो है वो भी उसने गवर्नमेंट के ख़जाने में जमा कराए। अब ये जिस तरह टैक्स पेमेंट करी जा रहा है और टैक्स काटी जा रहा है, ये सारी चीज़ों की ये एक स्टेटमेंट बनाता है और उस स्टेटमेंट को आगे शो करवाता है। उस स्टेटमेंट का नाम होता है विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट। ठीक है। वो अपनी उस स्टेटमेंट में लिखेगा कि मैंने ये चीज़ खरीदी उस पर इतना टैक्स काटा, मैंने ये चीज़ काम किया उस पर इतना टैक्स काटा, मैंने इतनी सैलरी जमा करवाई उस पर इतना टैक्स काटा। जो वो टैक्स काट के पेमेंट करता है ना, इसको कहते हैं टैक्स विद होल्ड करके पेमेंट कर रहा है। तो ये फिर सारा कुछ एक स्टेटमेंट में लिखेगा, उसे कहते हैं विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट। तो यहाँ पे वो यही कह रहा है, दूसरे पॉइंट में कह रहा है कि उसने वो सारा टैक्स काटा, और तीसरे पॉइंट में वो कह रहा है कि उसने वो विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट भी जमा कराई। ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स इसके अंदर आ गए। चौथा पॉइंट आखिरी क्या है, मंथली सेल टैक्स रिटर्न फॉर द टैक्स पीरियड्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द रेलेवेंट टैक्स ईयर्स हैव बीन फाइल्ड। इनकम टैक्स की जो रिटर्न होती है वो सालाना होती है, जो सेल टैक्स की रिटर्न होती है वो माहाना होती है, मंथली होती है। सेल टैक्स की रिटर्न आप हर महीने जमा कराते हैं, इनकम टैक्स की रिटर्न आप साल में एक दफ़ा जमा कराते हैं। तो आखिरी पॉइंट वो सेल टैक्स की बात कर रहा है, जो हर महीने की सेल टैक्स की रिटर्न है वो उसने टाइमली जमा करवाई है। सही है। ये 4 कंडीशंस अगर पूरी होगी तो ऊपर दिए गए हुए जो 2 लोग हैं उनका टैक्स लायबिलिटी कितनी माफ है, 100% माफ। ठीक है। तो ये ICAP ने 2 दफ़ा आई थिंक पास पेपर्स में पूछा हुआ है, वो जब मैं आपको इसके थ्योरी कराऊंगा तो उसके अंदर वो पेपर्स भी बता दूंगा। तो और हमेशा ICAP इसी तरह ही पूछता है कि किन को माफ़ है और किन कंडीशंस में माफ़ है। तो ये आपको थोड़ा सा इसको क्रैम ही करना पड़ना है इस सेक्शन को। इसके ऊपर आए ज़रा, इसमें आ रहा है मिसलेनियस प्रोविजंस एंड टैक्स क्रेडिट्स फॉर मेंबर्स ऑफ AOP। ये अभी हमने AOP पढ़ना है इंशाल्लाह अगले 1-2 दिनों में, तो उसके साथ ही हमने इसको इस वाले को भी उसके साथ ही पढ़ना है टैक्स क्रेडिट को। इसके ऊपर है टैक्स क्रेडिट फॉर पॉइंट ऑफ सेल मशीन। ये पढ़ा हुआ है, पढ़ते हुए। All tier 1 retailers are required to integrate with board's point of sale online real-time reporting system. Tier 1 की कैटेगराइजेशन हमारे कोर्स में नहीं है कि कौन सा Tier 1 है, कौन सा Tier 2 है, कौन सा Tier 3 है, लेकिन आपके समझने के लिए ये है कि जो Tier 1 होता है ना, वो आप कह लेंगे सबसे बड़ा रिटेलर जो होता है जिसकी सबसे ज़्यादा सेल्स होगी, तो Tier 1 कैटेगरी में वो फॉल करते हैं। हो सकता है कुछ और क्राइटेरिया भी हो, जैसे उनका बिजली का बिल भी एक लिमिट से ज़्यादा हो तो वो Tier 1 में आता हो, लेकिन वो हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। समझने के लिए ये कि जी बड़े रिटेलर्स आर रिक्वायर्ड टू इंटीग्रेट विद बोर्ड्स पॉइंट ऑफ सेल ऑनलाइन रियल टाइम रिपोर्टिंग सिस्टम। In order to encourage integration with the point of sale real time reporting system of the FBR, tax credit for the point of sale machine has been introduced through the introduction of new section 64D। वो सिर्फ ये कहना चाह रहा है कि जी जो Tier 1 रिटेलर्स है ना, उनको रिक्वायर किया गया है कि आपने जो बोर्ड किससे बना रहे हैं यहाँ पे FBR की जो रियल टाइम रिपोर्टिंग सिस्टम है ना, उसके साथ अपनी सेल्स को लिंक करना है। यानी कि अपनी सेल्स को किसके साथ लिंक करना है, बोर्ड के सिस्टम के साथ। और ये लिंक करने के लिए एक मशीन चाहिए जिसे क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन्स। ठीक है।
अब आगे चलते हैं. अ पर्सन who is required to integrate with the FBR's computerized system for the real-time reporting of sale or receipt is entitled to a tax credit in respect of the amount invested in the purchase of point of sale machine. वो कहते हैं कि भाई अगर जो पर्सन रिक्वायर्ड है ना अपनी सेल्स को बोर्ड की सेल के साथ इंटीग्रेट कराने का, वो इंटीग्रेट करा सकता है सिर्फ पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन के थ्रू. तो बोर्ड ने उसे इनकरेज किया है कि यार तुम वो मशीन खरीदोगे तो तुम्हें टैक्स क्रेडिट दे देंगे. अगर वो मशीन खरीदोगे तो तुम्हें टैक्स क्रेडिट देंगे. अब वो टैक्स क्रेडिट कितना देंगे वो नीचे लिखा है. द टैक्स क्रेडिट विल बी अलाउड फॉर द टैक्स ईयर इन विच द पॉइंट ऑफ सेल मशीन इज इंस्टॉल्ड, इंटीग्रेटेड एंड कॉन्फ़िगर्ड. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात एक दफा टेस्ट भी हुई है कि पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन जब इंस्टॉल की जाएगी, इंटीग्रेट की जाएगी और कॉन्फ़िगर्ड की जाएगी विद द एफबीआर कंप्यूटराइज्ड सिस्टम, तो तब टैक्स क्रेडिट मिलेगा. ऐसा नहीं होगा कि आपने लेके रख लिया तो टैक्स क्रेडिट ले लो, नहीं. उसे इंस्टॉल करेगा, कॉन्फ़िगर करेगा और उसे इंटीग्रेट करेगा एफबीआर के सिस्टम के साथ. जब ये सारे काम कर लेगा उस साल में टैक्स क्रेडिट मिलेगा. ऐसा नहीं कि वो जो उससे खरीद लिया तो टैक्स क्रेडिट दे दो, ये नहीं होगा. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक दफा टेस्ट भी हुआ है. विद द एफबीआर कंप्यूटराइज्ड सिस्टम एट द लोअर ऑफ, यहाँ पे फॉर्मूला आ गया कि ये टैक्स क्रेडिट कैसे मिलेगा. अमाउंट एक्चुअली इन्वेस्टेड इन द परचेज ऑफ पॉइंट ऑफ सेल मशीन और 1,50,000 पर मशीन. जितने की उसने अमाउंट इन्वेस्ट की या 1,50,000 पर मशीन, विच एवर इज लोअर. ठीक है, यानी कि अगर उसकी एक मशीन जो है वो 3 लाख रुपए की आई है तो 1,50,000, तो उसे टैक्स क्रेडिट कितने में मिल जाएगा? 1,50,000 पर मशीन है ये. अगर 2 मशीनें हैं तो 3 लाख, 3 मशीनें हैं तो 4.5. The term point of sale machine is defined as a machine meant for processing and recording the sale transaction for the goods or services either in cash or through credit or debit cards और ऑनलाइन पेमेंट्स इन इंटरनेट इनेबल्ड इन्वायरमेंट. उसे पॉइंट ऑफ सेल को बताया वो क्या है कि जो सेल्स को और रिसीट्स को रिकॉर्ड कर देती है. बस ये पता ही है आप लोगों को, इसमें क्या है पता है ना इसका. अच्छा, अब एक और जो लास्ट इसका है, टैक्स क्रेडिट फॉर स्पेसिफाइड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स. ये आखिरी टैक्स क्रेडिट है. ये पढ़ाया आपको कि नहीं पढ़ाया? ये भी अच्छा, ये सेक्शन यानी जाहिर बात है पूरा तो नहीं हो रहा अभी, लेकिन इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी पढ़ सकते हैं ताकि वो कल हमें दोबारा से रिपीट ना करना पड़े. तो बुक दीजिएगा, फिर लैपटॉप बंद हो गया. इसके अंदर आपका अगर आप इसमें आए तो नेक्स्ट पेज के टॉप पे, बल्कि जो 34 पेज के एंड पे एक लाइन लिखी है, ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग. ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग किसे कहते हैं, ये समझने के लिए ना, ये वाला सेक्शन समझने के लिए हमें ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का पता होना ज़रूरी है. इसलिए मैं अभी आपको सिर्फ ग्रीन फील्ड की डेफिनेशन बता रहा हूँ, बाकी इसको हम कल देख लेंगे या उसे नेक्स्ट डेट में देख लेंगे. तो ग्रीन फील्ड क्या होती है, इसके ये 4 पॉइंट्स लिखे हैं. ऐसी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जिसमें ये 4 पॉइंट्स लगेंगे वो क्या कहलाएगी? ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कहलाएगी. और अगर वो ग्रीन फील्ड होगी तो कुछ और कंडीशंस मिला के उसके ऊपर क्या आ जाएगा? टैक्स क्रेडिट आ जाएगा. ठीक है, वो कंडीशंस बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल आज अभी सिर्फ ये पढ़ेंगे ग्रीन फील्ड किसे कहते हैं. A new industrial undertaking which is set up on a land
which has not previously been used for any commercial, industrial or manufacturing activity and is free from constraint imposed by any prior work. ऐसी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ऐसी ज़मीन पे बनाई गई हो जो ज़मीन पहले कभी किसी कारोबार के लिए, ट्रेड के लिए इस्तेमाल ना की गई, ठीक है, जो ज़मीन किसी कारोबार या ट्रेड के लिए इस्तेमाल ना की गई हो, ठीक, वापस आ जाए। तो ऐसी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो कि सेटअप की गई हो ऐसी ज़मीन पे जो ज़मीन पहले इस्तेमाल ना की गई हो कमर्शियल पर्पस के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इंडस्ट्री के लिए, और उसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई भी पिछला कोई काम इम्पोज ना हो, ठीक है। यानी कि आपने वो ज़मीन खरीदी ही ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए, यही रह गया ना पीछे फिर, ठीक है। आप गए हो मार्केट में जाके और जहाँ भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में फिडमिक में जाके आपने जो प्लॉट खरीदा है नया, वो सिर्फ लिया ही ग्रीन फील्ड के लिए। बिल्ट विदाउट डिमोलिशिंग, रिवैपिंग, रेनोवेटिंग, अपग्रेडिंग, रीमॉडलिंग और मॉडिफाइंग एनी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, फैसिलिटी और प्लांट। ऐसी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो कि बिल्ट की गई हो सिर्फ और सिर्फ एक नए काम के लिए। ऐसा ना हो कि आपने ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड बिल्डिंग ले ली हो बनी बनाई और उसके अंदर ग्रीन फील्ड लगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसको आप ग्रीन फील्ड नहीं कहेंगे कि बिल्डिंग बनी थी तो आपने उसको यूटिलाइज कर लिया, नहीं। बिल्डिंग बनी थी आपने उसे गिरा के नया बनाया तो तब भी नहीं, ठीक है। रेनोवेट कर लिया, डिमोलिश करके इस्तेमाल किया, इन दोनों केसेस में नहीं। आपने उसको बनाया ही सिर्फ अभी नया नया बनाया, ठीक है। नॉट फॉर्म्ड बाय द स्प्लिटिंग अप और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन अंडरटेकिंग ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। जब ये टैक्स क्रेडिट आया ना, तो जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस थी जिनके मुख्तलिफ चेन्स थी, मिसाल के तौर पे स्टाइलो है, स्टाइलो कंपनी थी, उसके काम काफ़ी है, ये शूज़ भी मैन्युफैक्चर करते हैं और ये बैग्स भी मैन्युफैक्चर करते हैं, एसेसरीज है, सॉरी क्या कह रहे हैं, शूज़ भी मैन्युफैक्चर करते हैं और लेडीज़ बैग्स भी बनाते हैं। लेकिन अभी ये स्टाइलो के नेम से ही काम कर रहे हैं। इन्हें पता चला कि यार टैक्स क्रेडिट आ गया है, तो टैक्स क्रेडिट को अचीव करने के लिए इन्होंने क्या किया, इस एग्जिस्टिंग को ब्रेकअप कर लिया दो कंपनीज में। एक का काम सिर्फ शूज रह गया और एक का काम बैग्स बनाना कर दिया। एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को ब्रेकअप कर लिया दो यूनिट्स में, दो कंपनीज में। तो वो बता रहा है कि ऐसी कंपनी अगर एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को ब्रेकअप करे दो कंपनीज में तो वो ग्रीन फील्ड नहीं कहलाएगी, ठीक है। और आखिरी पॉइंट, यूजिंग एनी प्रोसेसेस और टेक्नोलॉजी दैट हैज नॉट अर्लियर बीन यूज्ड इन पाकिस्तान, ये सबसे बड़ा पॉइंट, एंड इज सो अप्रूव्ड बाय द इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड। अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी वो यूज करे जो पाकिस्तान में ऑलरेडी यूज की जा रही हो तो वो ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग नहीं कहलाएगी, सही है। तो ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग लैंड, बिल्डिंग और इसके अंदर क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन और टेक्नोलॉजी, ये चारों चीजें उसके लिए बिल्कुल नई होनी चाहिए। और टेक्नोलॉजी भी वो वाली इस्तेमाल होनी चाहिए जो पहले पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं। ये चारों पॉइंट्स पूरे होंगे तो वो ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कहलाएगी। हाँ जी, बिजनेस की बात कर रहे हैं ना, थर्ड पॉइंट की बात कर रहे हैं ना। उसने एग्जिस्टिंग बिजनेस को दो में तकसीम कर दिया। स्टाइलो को उसने स्टाइलो शूज में एक में डाल दिया, एक स्टाइलो बैग्स के नाम से बिजनेस बना दिया। सॉरी, हाँ जी, ये तो शिफ्टिंग है ना, सिंपल। ये तो कंपनी तो एक है, तो शिफ्टिंग इट डजंट कंसर्न दिस। वो कह रहे हैं कि एक कंपनी चल रही थी, उस कंपनी को ब्रेकअप करके दो कंपनीज बना दी गई, ठीक है। एक कंपनी चल रही थी, उसको ब्रेक किया और दो कंपनीज बना दी, तो ये ग्रीन फील्ड नहीं होगी,
ठीक है। बाय